प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारे बहुत सारे किसान जो है वो खेती किसानी करते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो खुले वातावरण में खेती करते हैं, जिससे फसलों की उत्पादकता और उनकी गुणवत्ता पर काफ़ी प्रतिकूल असर दिखाई पड़ता है और कई बार ये असर जो है वो काफ़ी नुकसान भी होता है। ऐसे में वरदान बनकर उभरी है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती क्या है, इसे करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे हम संरक्षित खेती के द्वारा कृषि व्यवसाय को कर सकते हैं, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे खास विशेषज्ञ दुष्यंत परिहार जी, सीनियर रिसर्च फेलो, काजरी, जोधपुर। दुष्यंत परिहार जी, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। तो दुष्यंत परिहार जी, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि संरक्षित खेती क्या है। देखिए मैम, जो किसान भाई जो खुले के अंदर वो खेती करते हैं, प्रतिकूल मौसम के अनुसार उनके ऊपर कीट व्याधियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, बेमौसम बारिश हो जाती है तो उनको काफ़ी हर्जाना उनको भुगतना पड़ता है। तो जो किसान भाई जो खुले में जो खेती कर रहे हैं उसके बजाय अगर वो संरक्षित खेती करें, यानी पॉली हाउस, नेट हाउस, शेड हाउस या लो टनल के रूप में अगर वो किसान भाई खेती करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनको जो मुनाफे के साथ में जो वहाँ पे उनके ये अपने खुले में जो खेती करते हैं उससे कई गुना, 3-4 गुना ज़्यादा उनका उत्पादन होता है और जो उत्पादकता उनके एकदम बेहतर तरीके से वो ले सकते हैं। जी, यानी कि खुले खेत में खेती की तुलना में अगर हम संरक्षित खेती को अपनाएं तो उत्पादकता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में हमारी फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि लो टनल या शेड नेट या इसके अलावा जो भी आपने संरक्षित खेती की विधियां बताई जैसे कि पॉली हाउस, तो कैसे हमारे किसान भाई इस संरक्षित खेती में इन तकनीकों को अपनाते हैं? मैम, जो किसान भाई हमारे अभी जो परंपरागत तरीके से हम लोग खेती कर रहे हैं, दिनों दिन हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, खेत खलिहान हमारे कम हो रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो खाद्यान्न की पूर्ति है वो कम हो पा रही है और गुणवत्ता की जो फसलें हैं हम लोग कम ले पा रहे हैं। तो जो जिनके ये कम हो रहे हैं, लघु या सीमांत किसान हैं, तो उन किसानों को हमारा यह संदेश रहेगा कि संरक्षित खेती की तरफ आप अग्रसित हुए, क्योंकि संरक्षित खेती के अंदर कम ज़मीन के अंदर आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स है। इसमें सबसे जो सस्ती जो इनकी टेक्निक है उसको लो टनल बोलते हैं। लो टनल इसलिए कहा जाता है कि इसमें लोहे के वायर होते हैं और उनको ये कवर करते हैं, प्लास्टिक की एक शीट आती है और नॉन वूवल करके एक मटेरियल आता है। तो ये लो टनल 1 से 3 महीने के लिए की जाती है। जो अगेती जो क्रॉप होती है फसल, बेसिकली जो कद्दू वर्गीय जो होती है फसलें बेल वाली, उनके लिए 2 या 3 महीने पहले ये करते हैं। जैसे अभी महीना हमारा ये जनवरी चल रहा है, अगर वो किसान भाई अगर ये दिसंबर में करते हैं तो 2-3 महीने पहले उनकी सब्जियां आ जाएगी, तो उनको अगेती करने से उनके भाव भी ज़्यादा मिलेंगे। ये था लो टनल। इसके साथ में जो पॉली हाउस है, तो पॉली हाउस के अंदर जो 5 लेयर होती है ऊपर की, जो हमारे सूरज की जो किरणें आती है पराबैंगनी, तो वो जो इनको फसलों को नुकसान पहुंचाती है, तो अगर हम इसको पॉली हाउस को करते हैं तो उनको ये रिफ्लेक्ट करते हैं और जो किरणें होती है वापस CO2 के रूप में काम में ली जाती है। जो तो हमारे मतलब जो लौट की किरणें वापस आ रही हैं CO2 के रूप में काम में लेंगी। हाँ, तो उससे क्या होगा कि पौधे की पत्तियां और उनका वेजिटेटिव और उनका फ्लावरिंग वगैरह सारी चीजें होगी, उत्पादन बढ़ेगी। तो अगर ये पॉली हाउस लें, इसके अलावा एक आता है नेट हाउस या शेड नेट। हाँ, तो इसकी कॉस्टिंग पॉली हाउस से कम आती है। और जैसे अभी आपने लो टनल की भी बात की थी कि लो टनल के जो वायर हैं वो हमारे प्रयोग में आते हैं, लो टनल का क्या कॉस्ट सबसे सस्ता रहता है, सबसे सस्ता। अगर किसान भाई अगर बात करें तो 8 से 10 हज़ार रुपये में लो टनल शुरुआत कर सकते हैं। मतलब सबसे सस्ता लो टनल माना जाता है। हाँ, लो टनल है और वो टेम्परेरी होता है, पोर्टेबल है, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। 1 से 2 महीने के लिए वो लिया जाता है। और ये जो शेड नेट है ये कम से कम 5 साल के लिए स्ट्रक्चर होता है और ऊपर की जो नेट होती है हमारी इंसेक्ट प्रूफ होती है, वायरस प्रूफ होती है। इसके अंदर वायरस वगैरह बिल्कुल भी अंदर एकदम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो बेमौसम की हम इसके अंदर वो सब्जियां और
और इनके साथ में फूल और फल को भी हम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे जो किसान जिनको संरक्षित खेती करनी नहीं आती, यानी कि वो किसान जो परंपरागत खेती करते हैं और संरक्षित खेती को करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से ले, ट्रेनिंग कहाँ से ले, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। जो किसान भाई वो संरक्षित खेती करना चाहते हैं और उनको अगर प्रशिक्षण लेना है तो हमारे नज़दीक के जो भी ICAR के संस्थान है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, या हम अगर हमारे वहाँ की बात करें जोधपुर में, हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो काजरी है, वो काजरी के अंदर एक सेंटर ABI सेंटर है, वहाँ पर भी 1 महीने का कोर्स होता है, वो ले सकते हैं और हम लोग उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर उनको फंड की ज़रूरत रहती है तो वो बैंक से लोन वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा अपने यहाँ पे वो जयपुर के आसपास की बात करें तो यहाँ पे जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस प्रशिक्षण के लिए उन्हें किसी तरह का कोई अनुदान मिलता है या उन्हें खुद ही इसकी कोई फीस देनी पड़ती है? फीस देनी पड़ती है। हमारे वहाँ पे 5,900 GST सहित फीस है उनका। 1 महीने का कोर्स होता है, EDP कोर्स है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको हम कहते हैं। 1 मंथ के अंदर हम उनको शुरू से लेकर के एंड तक बताते हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, पानी कब देना चाहिए, कौन कौन सी आप फसल लगा सकते हैं, और आपको फिर उसके बाद जब मार्केट बेचेंगे, मार्केट का अप्रोच वगैरह पूरा A to Z हम सारी उनको जानकारी देते हैं, पूरी तरीके से उसको परंपरागत कर देते हैं। और फिर उसके बाद में वो उनको लोन वगैरह भी है, वो भी हम हेल्पिंग करवाते हैं। ठीक है। तो जैसे लो टनल है, शेड नेट है, पॉली हाउस है या ग्रीन हाउस है, इसके लिए हमारी सरकार क्या किसी तरह का कोई अनुदान देती है? जी मैम, इसके लिए सरकार अनुदान देती है। इसके अंदर 2 कैटेगरी रखी गई है, एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और दूसरा इसके अंदर है लघु एवं सीमांत किसान का। 70% और 50% 2 तरह की सब्सिडी मिलती है। जो लघु और जिनकी 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है उनको 70% सब्सिडी देती है, यानी किसान को ओनली 30% हिस्सा राशि जमा करवानी है, और वो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड होता है वहाँ पे उसका हेड कलेक्टर रहेगा जिले का, उसके नाम से उनको DD बनानी होती है। और DD बनाने के बाद में उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे नंबर आता है, ई-मित्र से फाइल भरी जाती है। सबसे पहले मिट्टी और पानी टेस्ट की जाती है, क्योंकि पानी का जो EC है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो 1 से कम होनी चाहिए, और अगर मान लो थोड़ा ज़्यादा है, किसी भी हालत में 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5 से ज़्यादा अगर आपकी पानी का EC है तो आप प्रोटेक्टेड की तरफ या संरक्षित खेती की तरफ बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि फिर उसमें आपका पैसा वेस्ट होगा और जो फसल आएगी वो गुणवत्ता वाली फसल नहीं रहेगी। और मिट्टी का जो pH है वो 8 से कम होना चाहिए। और अगर फिर उसके बाद में जमाबंदी, नक्शा, गिरदावरी, ये आप सारी लेकर के ई-मित्र से आपको फाइल बननी होगी। प्रायोरिटी बेसिस पे आपका नंबर आता है। और फिर जो किसान की हिस्सा राशि है, अब आपका अगर मान लो 70% आपको अनुदान दिया गया तो आपको 30% का DD बना के डिपार्टमेंट में जमा करनी होगी। और उसके बाद में कंपनी, किसान और डिपार्टमेंट तीनों के बीच में त्रिबंध यानी टाई अप आपका एग्रीमेंट होगा 500 रुपये के स्टाम्प के ऊपर, और उस स्टाम्प के ऊपर सारे नियम, कायदे, कानून लिखे जाएंगे। और किसान वो जिस किसी कंपनी को बोलता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमने इस कंपनी का बना रहे, A कंपनी का, तो A कंपनी के वो उसका प्रतिनिधि आएगा, किसान रहेगा और डिपार्टमेंट वाले, विभाग वाले रहेंगे, और एग्रीमेंट के साथ में वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। और किसान के खेत पे वो जो स्ट्रक्चर है पूरा तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद में किसान से लिखित में लेंगे कि आप इससे संतुष्ट हैं, क्या आपका क्वालिटी मटेरियल काम में लिया गया, गुणवत्ता की तरह से हर तरीके से आप संतुष्ट हैं, किसान लिख के देता है, तब उसकी वो 30% हिस्सा राशि कंपनी को दी जाती है। इससे पहले मैम ये था कि जो कंपनीज थी वो डायरेक्ट काम करती थी और किसानों को इस तरीके की जो है ये DD के रूप में वहाँ जमा नहीं होती थी। तो मतलब अब कंपनी का रोल खत्म हो चुका है। हाँ, अब बिल्कुल डिपार्टमेंट और किसान का, किसान पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल संतुष्ट है, फिर ही आपका हिस्सा राशि है वो जमा की जाएगी। दुष्यंत परिहार जी, संरक्षित खेती को करने के क्या क्या लाभ होते हैं, ये थोड़ा सा आप हमारे किसानों को बताइए। जी मैम, जो हम लोग परंपरागत खेती करते हैं उसके कंपैरिजन में हम लोग अगर संरक्षित खेती करते हैं तो उसका सबसे पहला तो हमारा जो समय बचेगा, दूसरा उसमें हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पानी, क्योंकि इसके अंदर बूंद बूंद सिंचाई काम में ली जाती है, ड्रिप इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा का पूरा वहाँ का जो है पौधे के वहाँ पे पड़ेगा, जड़ के अंदर। और दूसरा जो हमारे किसान भाई हैं जिनके पास में अगर सिंचाई के साधन नहीं है तो वर्षा का जल वो संरक्षित करके भी कर सकते हैं, मतलब वर्षा जल संग्रहण को करके फिर संरक्षित खेती में अपना सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डिजीज जो है और इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बिल्कुल नहीं रहता है।
तो हमारा जो उत्पाद रहेगा वो क्वालिटी वाइज अच्छा रहेगा और हमें उसके उत्पाद की रेट अच्छी रहेगी। और तीसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, अगेती खेती, समय से पहले, बेमौसम हम कभी भी ले सकते हैं और प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं आती है। बिल्कुल। तो दुष्यंत परिहार जी, संरक्षित खेती को करने के क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसानों को आप बताइए। संरक्षित खेती के में पहला लाभ तो ये रहेगा कि इसके अंदर जो समय की बचत होती है। दूसरा, ये जो हमारे परंपरागत खेत होते हैं उसमें हमें उसकी साइज़ ज़्यादा चाहिए, खेत का बड़ा खेत चाहिए, और इसके लिए हम 1 बीघा या 1 बीघा से भी कम अगर हमारे ज़मीन है तो भी हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसमें जो ये संरक्षित खेती के अंदर ड्रिप इरिगेशन काम में ली जाती है, बूंद बूंद सिंचाई, जिसके अंदर हर बूंद जो है पर ड्रॉप एकदम प्लांट के जड़ में जाएगी और उसमें हम ये फर्टिगेशन देते हैं खाद में, खाद के वो हम इनको साथ में दे सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग इसके अंदर जो बाहरी बेमौसम की फसलें हम ले सकते हैं और ये जलवायु का जो है बाहर का विपरीत प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि अंदर कंट्रोल कंडीशन रहती है, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का सारा कंट्रोल कंडीशन के अंदर रहती है और हमारा जो उत्पाद रहेगा वो गुणवत्ता वाइज अच्छा रहता है, जिससे किसान को 2 पैसा अतिरिक्त आय मिलती है और वो समय से पहले ले सकता है। बेमौसम की जो अदरवाइज क्या होगा कि जो दूसरी फसलें हैं हमें उस समय के साथ में लेनी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें हैं ग्रीष्म में ही लेनी पड़ेगी, सर्द ऋतु की जो हमारी फसलें हैं वो सर्द में ही लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये संरक्षित खेती अपनाते हैं तो बेमौसम कभी भी हम ले सकते हैं और खाद बीज को भी हम आराम से सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। खेत जो कम से कम हम इसमें काम में ले सकते हैं और अतिरिक्त आय का एक बहुत ही बेहतर तरीका है और रोज़गार सृजन का भी एक अच्छा है। और जो हमारे युवा है जो ये टेक्निक सीख के अगर इस तरीके का वो फॉलो करते हैं तो अतिरिक्त आय सर्जित की जा सकती है। किसान भाइयों को अब आप जाते जाते क्या सलाह या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को मेरा ये संदेश रहेगा कि जो हम परंपरागत खेती कर रहे हैं, खेत खलियान हमारे दिनों दिन कम पड़ रहे हैं, देश की आबादी वो वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर हम संरक्षित खेती की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा उत्पादन तो बढ़ेगा ही, गुणवत्ता रूप रहेगा और अतिरिक्त आय के सोर्स हमारे रहेंगे। इसलिए किसान भाई, और इसके अलावा जो हमारा वर्षा का जल है उसको भी हम लोग इसको संरक्षित करके भी काम में ले सकते हैं। तो ये संरक्षित खेती जो है इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड यानी सिंचित और असंचित दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। इसके अलावा जो ज़मीन हमारी रेतीली है, ऊसर है या काम में नहीं ले सकते हैं, उस ज़मीन के अंदर भी हम पॉली हाउस लगा करके या लो टनल करके की हम खेती कर सकते हैं। किसान एक तरीके से ये देखता है कि ये ज़मीन अब मैं काम में नहीं ले रहा हूँ, उस ज़मीन के अंदर भी कर सकता है। तो हर तरीके से अगर हम देखें तो परंपरागत खेती के हिसाब से और ये संरक्षित खेती में दोहरा लाभ मिलता है हमें, फसल के रूप में, उत्पादन के रूप में, और गुणवत्ता रूप हमारा उत्पादन आता है और आय का भी अतिरिक्त सोर्स रहता है और रोजगार के भी सृजन रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि संरक्षित खेती जो है वो हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, एक सौगात है। तो चलिए अब हम परंपरागत खेती से हटकर एक नई खेती का विकल्प अपनाएं, संरक्षित खेती को अपनाएं। दुष्यंत परिहार जी, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए, आपने ढेर सारी जानकारी संरक्षित खेती के बारे में हमारे किसानों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभ कमाएंगे और साथ ही साथ संरक्षित खेती को भी अपनाएंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। लेती हूँ आपसे आज्ञा। तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।